यस हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सके भाई, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं विलियन। जी हाँ, विलियन चैप्टर का हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, यानी कि 12th क्लास की जो रसायन विज्ञान है उसका आप लोग पढ़ रहे हो। फर्स्ट बुक का विलियन चैप्टर पहला। इससे पहले हमने जो है उपसहज संयोजन यौगिक और डी और एफ ब्लॉक के तत्व है ना, ये दो चैप्टरों को हम लोगों ने कंप्लीट जो है ना वो रिवीजन कर लिया है। उसका जो रिवीजन वीडियो है एक या दो वीडियो में ही बना हुआ है, ठीक है ना। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख के ना आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग ना देखो, ये जो हमारे पास विलियन चैप्टर है, इस विलियन चैप्टर में मैंने एक क्लास जो है ना वो कर दिया है रिवीजन का। मैंने बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से ना पूरा कंसंट्रेशन टर्म यानी कि सांद्रता पद, जिसके अंतर्गत आप लोग क्या क्या पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो W/W प्रतिशत, W/V प्रतिशत, मोललता, मोलरता, मोलन्स, है ना। इन सभी का आप लोग ना कॉन्सेप्ट में, इन सभी कॉन्सेप्ट का आप लोगों ने अध्ययन कर लिया, ठीक है, वो भी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं टॉपिक ना, उनको यहाँ पर मैं लूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले जो ना आज की जो टॉपिक होगी वो होगी हमारी हेनरी लॉ, ठीक है। एक्चुअली हेनरी का नियम क्या कहता है, ठीक है, देखो आ जाओ। चलो भाई चले। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, तो आप लोग लिखो हेडिंग हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम यानी कि हेनरीज लॉ है भाई। हेनरीज लॉ क्या होता है? हेनरीज लॉ, देखो हेनरी लॉ ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी परिभाषा, दूसरी बात क्या, इसका यूज कहां होता है, इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, ठीक है ना। ये हमें यहां पर देख रहा है, ठीक है। तो हेनरी का नियम एक्चुअली है क्या, देखो अगर आपको ना यहां पर मैं फॉर्मूला लिख करके दिखाऊं तो ये क्या आएगा फॉर्मूला, पी यानी कि आंशिक दाब, यानी कि वाष्प प्रवस्था में गैस का जो आंशिक दाब होता है वो समानुपाती होता है उस गैस का विलयन में मोल अंश के समानुपाती, ठीक है। देखो ये क्या है, ये x हो गया, x नहीं है आप ना काई कह सकते हो, ठीक है। P यानी कि आंशिक दाब जो हो गया वो समानुपाती हुआ किसके, बताओ, हाँ मोल अंश के। अब अगर हम यहां से हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन, यानी कि आप अगर इस समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो यहां पर KH आता है, ठीक है ना, KH। और ये क्या बताओ, x। अब यहां पर KH क्या है, देखो KH है क्या, KH यहां पर है हेनरी स्थिरांक, ठीक है ना, हेनरी स्थिरांक, ठीक है ना। ये निर्भर करता है किसके ऊपर, हाँ प्रकृति के ऊपर, कि जो आपने लिया है विलय, है ना, विलायक, उसकी प्रकृति कैसे है ना, ये उस पर निर्भर करता है, ठीक है। देखो अब यानी आप ये कह सकते हो कि हेनरी का नियम कहता क्या है। हेनरी का नियम कहता है कि वाष्प किसी गैस का, है ना, किसी गैस का वाष्प प्रवस्था में आंशिक दाब विलयन में उपस्थित मोल अंश के, जी हाँ मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है ना, समानुपाती होता है, ठीक है। देखो ये बात ना आपको पता होना चाहिए। देखो तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये जो फॉर्मूला है ये यहां से निकल के आता है, ठीक है। यानी कि जो आंशिक दाब है, जो गैस है उसका आंशिक दाब जो होगा उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा, ठीक है। देखो एक्चुअली ना आपको अगर सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो हेनरी का नियम हमको क्या समझाता है, क्या सिखाता है। हेनरी का नियम हमको यह सिखाता है कि किसी भी गैस का लिक्विड के अंदर, यानी कि जल में या कोई भी अन्य द्रव में विलयता कैसी होगी, घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है ना। यह आपको पता होना चाहिए। देखो यानी कि गैस का द्रव में विलयता गैस का द्रव में विलयता को हेनरी के नियम द्वारा, है ना, हेनरी के
नियम द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है ना, समझा जा सकता है, ठीक है ना। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जितना अधिक दाब बढ़ता जाएगा उतना ही अधिक जो होगा ना गैस का मोल अंश उस विलायक में घुलता जाएगा, ठीक है। देखो अगर आप यहां से ना एक चीज देखोगे तो के एच जो है, के एच क्या होता है, के एच का मान जो होगा देखो P अपॉन क्या हो जाएगा एक्स, है ना, P अपॉन एक्स। आप ये कह सकते हो कि जितना ज्यादा मोल अंश होगा उतना केएच क्या होगा, कम होगा। देखो अच्छा इसमें हम इसको एक तरीके से और लिख पाएंगे, इसको ऐसे मत लिखो, इसको आप ना ऐसे लिखो। देखो अगर आप लोग यहां से देखोगे तो के एच का मान लिखना है एक्स इक्वल टू क्या आएगा P अपॉन के एच। हाँ के एच का मान बताओ जितना ज्यादा होगा एक्स का मान क्या होगा उतना ही कम नहीं होगा। यानी कि जितना अधिक हेनरी स्थिरांक होता है किसी भी गैस का उसका उतना ही कम विलेयता होगा किसमें, किसी लिक्विड में या किसी द्रव में, ठीक है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं हेनरी भाई साहब जो है ना समझा आ रहा है डिटेल में, ठीक है। आओ हेनरी के नियम का हम लोग ना अब कुछ अनुप्रयोग देखते हैं, कहां यूज करते हैं। देखो एक बात आप ध्यान रखना, हेनरी का उपयोग आप कहां देखते हो, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग बोलते हैं ना, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, अब आप देखना कहां कहां उसका यूज होगा। सबसे पहला जो यूज होता है ना, आप ना घर में आसपास कभी जब कोल्ड ड्रिंक लाते हो दुकान से, कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, अगर आप उसका ढक्कन खोलते हो तो ना वहां से गैस के निकलने की आवाज आती है। वो गैस जो भरा गया था उसके अंदर वो उच्च दाब पर ही भरा गया था। उच्च दाब पर भरने से एक्चुअली देखो होता क्या है, जब हम गैस को उच्च दाब पर भरेंगे तो जो अंदर जो विलायक है उसमें क्या होगा, गैस आराम से घुल जाएगा। अब बताओ कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरते हैं, CO2 गैस भरते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो उच्च दाब पर यानी कि हाई प्रेशर पर उसे पैक करते हैं बोतल को, ताकि CO2 गैस क्या करता है उसके अंदर घुल जाता है और उसकी जो टेस्ट है ना, जो पेप्सी है या फिर जो कोई भी और जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी टेस्ट को बनाए रखता है, ठीक है ना। अब टेस्ट को बनाए रखने के लिए ही उसमें क्या होता है, गैस को डिजोल्व करते हैं। तो एक तो उसका ये है, सोडा वाटर के अंदर हाई प्रेशर पर हम लोग CO2 गैस को घोलते हैं, ठीक है। एक तो इसका ये हो गया देखो यूज है ना। और जो सेकंड यूज क्या है इसका, स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं ना, जो जल के अंदर जाते हैं गोताखोर, वो अपने पीछे क्या बांधते हैं बताओ, हाँ सिलेंडर बांधते हैं ना, उसके अंदर वो नाइट्रोजन गैस तो रखते हैं, ऑक्सीजन रखते हैं, साथ में उसमें हीलियम गैस भी भरते हैं, ठीक है। आओ मैं आपको ना एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो है लाइन उसे समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आओ चले एनसीईआरटी देखते हैं। देखो तो हेनरी के नियम का ना यूज अनुप्रयोग वो एग्जाम में आता है, ठीक है। पहला जो इसका देखो टॉपिक था ये मैंने आपको समझा दिया, क्या कि सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या करते हैं, विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर क्या करते हैं, तो बंद करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हेनरी का नियम ही लगता है, जितना अधिक दाब होगा उतना अधिक क्या होगा, CO2 गैस की मात्रा उसमें घुलेगी, ठीक है ना। अब क्या बोलता है, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। देखो सुनो, मान लो एक स्क्यूबा डाइवर है, स्क्यूबा डाइवर मतलब कि गोताखोर, जब वो समुद्र के अंदर जाता है तो वो अपने पीछे क्या लेके रखता है, सिलेंडर, ठीक है ना। अब बताओ जब वो पानी में बहुत अधिक गहराई में जाएगा तो अंदर जाने पर क्या होगा, ऊपर से इतने सारे पानी का दाब बढ़ेगा। अब दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर जो गैस है ना वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलो ये तो जो नाइट्रोजन गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है ये हो गया डिसॉल्व, ये अच्छी बात, यानी कि उसमें घुल गया। लेकिन जब वो वापस बाहर आएगा तो गैस घुली थी ना वो निकलेगा भी, तो क्यों निकलेगा, जैसे वो बाहर आएगा पानी के ऊपर आएगा तो क्या होगा, दाब हटेगा। अब दाब हटेगा तो क्या गैस बाहर निकलेगी ना, जो घुली थी रक्त के अंदर, तो जब वो गैस बाहर निकलेगी तो बुलबुले बना देगी। अब बुलबुले बनेगा तो जिस रक्त वाहिका के अंदर वो बह रहा है गैस, उस बुलबुले की है ना, उस बुलबुले से क्या होगा, रक्त वाहिकाओं की ना जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाएंगे। अब बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन ठीक से पहुंचेगा नहीं, तो उससे डेथ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर वही कहना चाह रहा है कि
अधिक भारी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तो भारी दाब धीरे धीरे क्या होता है बताओ, कम होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप खुली हुई गैसें कैसे आएगी, हाँ बाहर निकलेगी, जिससे क्या होगा, रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाएंगे। ठीक है, अब जब बुलबुले बनेंगे तो क्या होगा, यानी कि जो कैपिलरी होती है ना, रक्त वाहिका होती है, उसमें वो अवरोध उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, और एक निश्चित यानी एक चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न कर देगा जिससे कि हम बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो बैंड क्या है, एक रोग है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना, जो बुलबुले बनते हैं गैसों के, जब दाब हटता है तो उससे हमारी जो कैपिलरी होती है ना, जो रक्त वाहिकाएं होती है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, अत्यधिक पीड़ादायक होगा और जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, तो बैंड से नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए जितने भी गोताखोर होते हैं करते क्या, देखो उनके द्वारा गोताखोर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो टैंक देते हैं, टैंक, उस टैंक के अंदर हीलियम को मिलाकर, इसको बताओ, हीलियम गैस जल्दी घुलेगी ना, बहुत हल्की गैस होती है, हीलियम और साथ में वायु को भर देते हैं। ठीक है ना, यानी जो उसका टैंक होता है उसमें देखो 11.7% कौन होगा, हीलियम होगा, 56.2% नाइट्रोजन होगा और 32.8% उसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना, तो बैंड क्या होता है ना, कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें जो नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई वाली जगह पर ऑक्सीजन जो है ना, उसका जो मात्रा वो कम हो जाता है। ठीक है, क्या बोलता है, अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या लिखा है, हाँ सरफेस, यानी कि जो धरती की सतह है वहां जितना दाब होता है उससे कम होता है। ठीक है, स्थानों से कम होता है, अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आरोहक कमजोर हो जाता है और स्पष्टतया सोच नहीं पाते। इस लक्षण को हम लोग एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, देखो सुनो, मान लो कि पर्वतारोही है कोई, अगर कोई पर्वतारोही है वो अगर चढ़ता है ऊंचाई पर, तो हम जैसे जैसे ना पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा यानी उसका दाब जो है वो कम होगा। तो जब तुम ऊपर जाओगे तो दाब कम होगा, तो ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन वो आपके रक्त में अच्छे से पहुंचेगा नहीं। जब ऑक्सीजन आपके रक्त में अच्छे से पहुंचेगा नहीं तो आप अच्छे से सोच नहीं पाओगे। हमारे दिमाग को जितना ऑक्सीजन चाहिए सोचने के लिए उतना मिलेगा नहीं, तो आप ना अच्छे से सोच नहीं पाओगे, आपका माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक फिर से क्या होगा, चिकित्सकीय अवस्था बन जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, हाँ एनोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो एनोक्सिया क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज इसमें और आता है कि अगर मान लो अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर ना खाना जल्दी पक जाता है, मतलब सीटियां जल्दी आएगा, लेकिन क्या होगा ना, वो जल्दी से खाना पकेगा नहीं, है ना, आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखो हेनरी के नियम में एक चीज और आ जाता है कि अगर ताप बढ़ेगा तो किसी भी गैस की जो सोलुबिलिटी है, विलेयता है, वो कम हो जाएगी। यानी आप ना एक चीज और देखना, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, गैस की विलेयता क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, विलेयता हमेशा घटती है, कम होती है। ठीक है ना, ताप बढ़ता जाएगा। तुम खुद सोचो ना यार, अगर ठंडा जल होता है तो ठंडे जल के अंदर क्या होता है, गैस अधिक घुलती है ना। तो यहां से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि बताओ कोई भी जो जलीय जीव है वो ठंडे जल के अंदर रहना पसंद करता है, ना कि किसमें, हाँ हॉट वाटर, गर्म जल के अंदर। ठीक है ना, तो आपको ना ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ जलीय जीव जो होते हैं वो सर्दी के मौसम में तो सरफेस पे रहते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में गहरे जल में क्यों चले जाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो जलीय जीव होता है ना, वो सर्दी के मौसम में तो सरफेस पे रहेंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है, अधिक तापमान बढ़ने से गर्म जल हो जाता है। तो गर्म जल के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस अच्छे से घुलेगी नहीं, तो ऑक्सीजन जो होगा जीव को अच्छे से मिलेगा नहीं, है ना। तो मछलियां हो गया या और भी जो जलीय जीव हो गए, वो सतह पे ना रह करके वो कहाँ, हाँ गहरे पानी में चले जाते हैं, वहां पे ठंडा रहता है, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा उसको अधिक ना मिलता है, जितना चाहिए उसको उतना पर्याप्त मात्रा में उसे ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सर्दी के मौसम में नहीं, गर्मी के मौसम में क्या होगा, जलीय जीव कहाँ रहते हैं, हाँ नीचे रहते हैं, बॉटम में। ठीक है, सरफेस पे नहीं मिलेंगे आपको।
ठीक है, तो ये क्या था बताओ, हाँ हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है। इसके बाद क्या आएगा देखो, हाँ अब आएगा द्रव में ठोस का विलेयता, ठीक है ना। अगला हेडिंग जो होगा मेरे पास अपने चैप्टर विलयन में, उसका नाम क्या बताओ, द्रव द्रव विलयन, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हो राउल्ट का नियम, ठीक है ना, राउल्ट का नियम, ये इसका अगला टॉपिक होगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है देखो ध्यान से, द्रव द्रव की विलेयता, राउल्ट का नियम है ना, देखो क्या बोलते हैं, द्रव द्रव की विलेयता को राउल्ट के द्वारा, है ना, राउल्ट को ना एक वैज्ञानिक है, राउल्ट के द्वारा ठीक है ना, समझाया गया, ठीक है, समझाया गया, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, मान लो मेरे पास कोई बीकर है, क्या है मेरे पास, मान लो कोई बीकर है, देखो ध्यान से ऐसे, अब सुनना ध्यान से, मेरे पास जो है ना एक बीकर है, और बीकर में हम लोग कुछ घोलेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो आपके पास क्या है, जल, पहले इसमें जल है, ठीक है ना, ये हो गया जल, या फिर इसमें जल मत लो, मान लो कोई विलायक है, ठीक है ना, विलायक कोई हो सकता है, जल हो सकता है, या कोई अन्य और भी द्रव होगा, ठीक है ना, विलायक, ये क्या है, द्रव, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इसमें एक दूसरा चीज घोल दिया, द्रव घोला आपने, मान लो द्रव बी घोला, ठीक है ना, द्रव बी आपने घोल दिया, और आप इसको मान लो द्रव ए, क्या मान लो इसको, द्रव ए, ठीक है ना, द्रव ए मान लो इसको। अब क्या देखो, इसको हम लोग बोलेंगे विलय, द्रव ए को, और इसको बोलेंगे विलायक, ठीक है ना, द्रव बी हो गया विलय, और ए क्या हो गया, विलायक। तो जब आपने इसकी मात्रा कुछ इसमें लिया होगा तो इसके मोल अंश भी होंगे, नहीं होंगे भाई, जब इसको आपने इसमें लिया होगा तो इसके भी मोल अंश होगा मोल अंश। तो राउल्ट का नियम क्या कहते हैं देखो, राउल्ट का नियम ये बोलता है कि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होगा ना, उसके मोल अंश के समानुपाती होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, ये आपका बर्तन पूरा बंद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, अगर इसके वाष्प बनेंगे, क्या बनेंगे इसके वाष्प, तो बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। मैं यहां पर केवल रिवीजन ले रहा हूं, डिटेल जो है ना मैंने इसका अपने YouTube पे पहले से ही अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, देखो तो राउल्ट का नियम क्या बोलता है, देखो राउल्ट का नियम ये तो बोलता है कि द्रव कितना घुलेगा अपने अंदर किसी अन्य द्रव को। अब सुनो ध्यान से, जो इसमें लिक्विड है, इसमें ना ए और बी, ये है क्या एक्चुअली, ये वाष्पशील द्रव है, क्या है बताओ, ये वाष्पशील द्रव, ठीक है ना। जो आपने इसमें लिया है विलय, ये भी क्या है, ये भी वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील द्रव है ना, वाष्पशील द्रव, ठीक है भाई, मतलब दोनों का वाष्प बनेगा, ठीक है ना। ऐसा कोई द्रव जो वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। अब सुनो देखो, तो अब क्या होगा, इसमें ए भी है और प्लस इसमें बी भी है, तो ये जो बन रहा होगा यहां पर वाष्प, उसमें ए के भी होंगे अवयव और बी के भी होंगे अवयव, है ना। तो जो द्रव ए है उसका जो होगा मोल अंश, मान लो यहां पर ए होगा, ठीक है, और एक्स बी होगा। अब एक्स ए क्या है, द्रव अवस्था में अवयव, या फिर कह लो आप कोई और चीज कह लो, विलायक कह लो, ठीक है। एक्स ए क्या है, द्रव अवस्था में अवयव ए का मोल अंश, अवयव ए का मोल अंश, है ना भाई, मोल अंश। और एक्स बी क्या होगा, देखो ध्यान से, द्रव अवस्था में अवयव बी का मोल अंश, ठीक है ना। यानी कि आप ये देख रहे हो यहां पर कि हमने दो चीजें घोली है, एक तो द्रव ए और एक द्रव बी,
ए है विलायक और बी क्या है, विलय। ये है दोनों के मोलन्स। तुम ये बताओ कि अब दोनों को उड़ना आता है, उड़ने का मतलब यह है कि उनको वाष्प में बदलना आता है। तो जब द्रव ए बनेगा वाष्प, तो अब वाष्प अवस्था में भी तो होंगे ए और बी। तो मान लो वाई ए क्या है, मोलन्स है अवयव ए का, किसमें, वाष्प अवस्था में। और जो वाई बी है वो मोलन्स हो गया, यानी कि वाई ए जो होगा वो मोलन्स होगा, वाष्प तो परवस्था बोलो, ठीक है ना, वाष्प परवस्था में अवयव, अवयव ए का मोलन्स, ठीक है ना, मोल अंश। और जो वाई बी होगा वो क्या होगा, वाष्प परवस्था, वाष्प परवस्था में अवयव बी का मोलन, ठीक है भाई। अब देखो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियम अनुसार क्या होगा, देखो जो अवयव ए का होगा आंशिक दाब वो समानुपाती होगा किसके, बताओ, उसके मोलन से, ठीक है ना। जो अवयव बी होगा, बी मतलब विलय, अवयव बी होगा उसका जो आंशिक दाब होगा वो समानुपाती होगा किसके, उसके मोलंस के, उसका मोलंस, है ना भाई। जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहां पर आपको पी नॉट ए मिलेगा, ठीक है, और एक्स है। यहां पर भी जब आप हटाओगे समानुपाती का चिन्ह तो आपको पी नॉट बी मिलेगा और एक्स बी। देखो राउल्ट का नियम यही कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक विलय का आंशिक दाब जो होगा उस विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम कहता है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, देखो, यानी कि किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोल अंश, अवयव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना, समानुपाती होता है। ये कहता है राउल्ट का नियम। यानी देखो ये जो लाइन निकल के आती है, ये वाली पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये राउल्ट के नियम से निकल के आ रहा है। यहां पर पी बी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये राउल्ट के नियम से आ रहा है। यानी कि इसके अंदर अब देखो यहां पर जो पात्र है इसमें कुल कितना दाब लग रहा है वाष्प का, वो दाब आप लोग कैसे निकालोगे। तो हम लोग क्या लेते हैं, डाल्टन के नियम अनुसार, किसके बताओ, डाल्टन के, हाँ, डाल्टन के नियम अनुसार, डाल्टन के नियम अनुसार जो कुल दाब हो जाएगा इसको बताओ कितना होगा, वो पी टोटल, या आप यहां पर ना पी कुल लिख सकते हो, ठीक है, पी कुल आप इसमें लिख सकते हो, पी कुल वो क्या होगा, ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब। अब आप यहां देखो ध्यान से, अगर मैं कुल निकालूंगा वाष्प दाब इस विलयन का तो कैसे निकालूंगा, पी नॉट ए एक्स है, कहां से आया ये, पी ए के स्थान पे यहां से लिया, ठीक है, प्लस पी नॉट बी और ये एक्स बी कहां से लिया मैंने, यहां से लिया। दोनों अवयव के वाष्प दाब का जोड़ जो होगा वो उस विलयन का, या कह लो उस विलयन का कुल वाष्प दाब होगा, ठीक है ना। अब आप इसको यहां पर ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हो आगे। देखो हम सभी लोग क्या जानते हैं कि मोल अंश होगा अवयव ए का प्लस अवयव बी का जोड़ के हमेशा कितना होता है, एक होता है। ये मैंने आपको सांद्रता पद में समझाया है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं एक्स बी का निकालूं मोल अंश तो एक माइनस एक्स ए हो जाएगा, है ना भाई। या फिर आप अगर यहां से एक्स ए का निकालोगे मोल अंश तो क्या हो जाएगा, एक माइनस एक्स बी हो जाएगा, ठीक है।
आपको केवल ये ध्यान रखना है, अगर हम इसको एक ही टर्म के अंदर करें चेंज तो ऐसे चेंज कर पाएंगे। देखो ध्यान से, पी नॉट ए हो गया, पी नॉट ए। अब बताओ एक्स ए के स्थान पे आप लोग ये लिख सकते हो, एक माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, प्लस पी नॉट बी, और यहां पर क्या आएगा एक्स बी। अब इसमें एक्स बी क्या है, एक्स ए क्या है, पी नॉट ए क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पी नॉट ए क्या है, देखो पी नॉट ए जो है अवयव ए का, अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वासुदाव है ना, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में क्या, वाष्पदाब, ठीक है ना, वाष्पदाब। ऐसे पी नॉट बी क्या है बताओ, हाँ शुद्ध अवस्था में उसका वाष्पदाब, ठीक है ना। तो पी नॉट बी देखो क्या होगा, पी नॉट बी जो है अवयव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, ठीक है ना, ये आपको में दिया जाएगा, ठीक है ना, अवयव बी का, है ना, अवयव बी का शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, ठीक है ना। देखो अब सब सुनो, देखो यहां तुमको समझना है, फिर राउल के नियम से ये निकल के आ गया ना आपका पी नॉट ए का वाष्पदाब, पी नॉट बी ना, आपको पता है क्या होता है, देखो ना कुल क्या होगा, कुल क्या होगा, पी नॉट, यहां करो इसमें इंटू करो, पी नॉट ए माइनस क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स बी, प्लस क्या होगा देखो पी नॉट बी और एक्स बी। अब सुनो ध्यान से, पी कुल देखो क्या होगा, पी कुल क्या कितना होगा, देखो ये भी बी वाला और ये भी बी वाला है कि नहीं, तो पी नॉट ए, अब यहां से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बताओ एक्स भी कॉमन करो तो क्या आएगा, देखो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, अरे ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कहां से आया, देखो यहां से आया, और ये कहां से आता है, राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी भी विलयन के अंदर प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित उस विलय के या उस अवयव के मोल अंश के कैसा है, समानुपाती, ठीक है ना। तो इसमें दो टाइप के कौन है, दो टाइप के इसमें अवयव है, एक ए अवयव और एक बी अवयव। उस बहुत से ना एनसीईआरटी में अवयव एक और दो दिया होगा, तो एक मतलब विलायक और बी मतलब विलय, एक मतलब विलायक, एक मतलब विलायक, दो मतलब विलय, या तो एक दो देगा या फिर ए बी बोल देगा, ठीक है ना। हमने इसमें ए और बी लिया हुआ, ठीक है ना, ए बी, ए मतलब विलायक, बी मतलब विलय, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनो, इसके लिए एक बेहतरीन से क्या आता है, ग्राफ आता है, ग्राफ आता है, ग्राफ पढ़ना पड़ोगे तो इसमें आता नहीं ठीक से, तो ग्राफ पढ़ते कैसे ना वो ये सीख लो पढ़ते हो। हम लोग मान लो एक ऐसा लेंगे, ठीक है, बंदे लेना तो वैसे में इक्वल चाहिए, है ना, इक्वल ही होना चाहिए। अब यहां पर मान लो हम अवयव ए का लेंगे मोलस ए का, तो बी का इसमें कुछ होगा नहीं, है ना। अब देखो जब इसमें अवयव बी का मोलस 0 है, अवयव बी का मोलस 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें बी का कोई भी मात्रा नहीं है, प्योर ए है। और यहां पर हम लोगों ने क्या लिया, ए का ले लिया 0 और बी का लिया कितना 1। इसका मीनिंग क्या है कि अवयव बी का मोल अंश 1 है, इसका मतलब यहां पर केवल अवयव बी है, ए नहीं है, ठीक है ना। तो जब यहां पर ओनली बी है तो यहां पर मान लो पी नॉट बी होगा प्योर रूप में, मतलब प्योर अवयव बी का वाष्पदाब। और यहां पर क्या होगा देखो इधर, हाँ इधर पर पास होगा शुद्ध, है ना। अब यहां पर मान लो पी नॉट ए होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, शुद्ध ए है। अब ये बात हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि पी नॉट ए जो है वो ज्यादा है किससे, पी नॉट बी से, मतलब अवयव ए का जो वाष्प बनेगा शुद्ध अवस्था में वो अधिक बनेगा, यानी कि वाष्प अवस्था में पी नॉट ए अधिक है, इसका अर्थ ये हुआ कि अवयव ए अधिक वाष्पशील है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, राउल का नियम क्या कहता है, राउल का नियम कहता है कि जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेगा बी का, जैसे जैसे बी का मोल अंश बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका वाष्पदाब भी बढ़ेगा, ठीक है ना। किसका बताओ, बी का, तो पी बी है ना भाई, भाई यहां पर है कौन बताओ, यहां पर बी है कुछ नहीं है, यहां बी कुछ भी नहीं है, तो बी का जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेगा आंशिक दाब भी तो बढ़ेगा,
तो देखो ऐसे क्या हो रहा है, मोल अंश बढ़ रहा है, मोल अंश बढ़ रहा है, मोल अंश बढ़ रहा है, आंशिक दाब भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, पी बी इक्वल टू पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी और एक्स बी, ठीक है ना। अब क्या हुआ देखो तो ध्यान से, यहां पर कौन है, जीरो, ए यहां पर क्या बताओ, जीरो है, तो उसका मोल अंश कंटिन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मोल अंश जब इसका बढ़ गया, जब इसका मोल अंश बढ़ गया तो इसका आंशिक दाब भी बढ़ रहा होगा, ठीक है ना, बी ए का। तो पी नॉट ए और एक्स ए, ठीक है। ये ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि ए का मोल अंश बढ़ रहा है, देखो ए यहां पर क्या है, जीरो, ए यहां पर क्या है, तो ए का मोल अंश बढ़ रहा है कंटिन्यू, तो दाब भी तो बढ़ रहा है उसका, है ना। तो मोल अंश बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है, आंशिक दाब, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमें क्या देगा, देखो ये हमें देगा कुल दाब, क्या देगा ये हमें, कुल दाब, यानी कि पी टोटल किसका, विलियन का, ठीक है भाई, पी विलियन देगा तुमको ये, पी विलियन, और वो कितना आएगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर, ठीक है ना। ये ग्राफ तुमको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है भाई। यहां पर क्या बताओ, इधर है पी ए, हाँ सुनो, यहां तो दाब है ना इसके ऊपर, तो यहां पर क्या है, वाष्प दाब, कर लेते हैं वाष्प दाब, ठीक है ना। यहां भी आप क्या लोगे, इधर आप यहां पर लोगे वाष्प दाब, ठीक है भाई। ऐसे हम लोग यहां पर क्या लेंगे, वाष्प दाब, ठीक है। तो ये चीज ना आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है, ग्राफ पढ़ना आपको आना चाहिए। अब इसमें एक चीज और आता है कि जो प्रत्येक अवयव का, क्या कहा मैंने, प्रत्येक अवयव का, अरे ये क्या हो गया, हाँ इधर देखो, प्रत्येक अवयव का वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था में मोल अंश में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। तो मोल द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था में अवयवों के मोल अंश में संबंध। अब देखो इसमें एक चीज यहां पर आएगा निकल के, हाँ भाई सुनो, जैसे कि हमने अभी एक बीकर बनाया था, है ना, मैंने उसमें आपको समझाया था कि इसमें हमारे पास क्या है, द्रव है, क्या बताओ, द्रव है, इसमें अवयव ए का मोल अंश होगा और अवयव बी का, किस अवस्था में बताओ, ये है लिक्विड स्टेट में। तो जब वाष्प बनेगा तो ए का बनेगा और बी का भी बनेगा, नहीं बनेगा। अब ए का वाष्प बनेगा तो वाई ए हो जाएगा, वाई ए क्या है, अवयव ए का वाष्प अवस्था में मोल अंश, और जब बी का बनेगा वाष्प तो उसका भी होगा मात्रा वाष्प अवस्था में, तो अवयव बी का वाष्प अवस्था में मोल अंश वाई भी, ठीक है। अब हमको ये ज्ञात करना आना चाहिए कि भाई अवयव ए का मोल अंश और अवयव ए का ही मोल अंश, लेकिन अवयव ए का मोल अंश किसमें, द्रव अवस्था में, और गैस अवस्था या वाष्प अवस्था में, इसमें क्या संबंध है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक डाल्टन का नियम है कि किसी भी गैस के अंदर, किसी भी गैस के दो डाल्टन का गैस अवस्था में क्या होता है, कुल दाब और उसका मोल अंश, ठीक है ना, हमेशा इक्वल होता है किसके, उसके आंशिक दाब के, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने, देखो ये डाल्टन कहता है कि भाई मान लो आपके पास क्या है, आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें ओनली गैस है, क्या है इसमें, ओनली गैस है, बहुत सारे गैस इसके अंदर, है ना, P1 P2 P3 बहुत सारे गैस है। अब इसके अंदर मान लो खूब सारे वो भी है गैस, मान लो इसमें O2 गैस है, ठीक है, N2 गैस है, H2 गैस है, इन सभी गैसों के मोल अंश भी होंगे, क्या होंगे, तो मान लो इसका PH2 क्या है,
हाइड्रोजन गैस का मोलेंस, सॉरी X2 गैस अवस्था में मोलेंस, Y मतलब कि गैस अवस्था में किसके, H2 के मोलेंस, ठीक है। तो इसका कितना होगा मोलेंस, भाई कोई भी मान लो बीकर है ना, उसमें आपके पास बहुत सारी गैस है, इसमें O2 है, N2 है, H2 है, इन सभी गैसों का दाब को जब जोड़ोगे ना तो आपको इसके अंदर टोटल दाब मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि केवल O2 कितना दाब लगा रहा है, यानी केवल O2 का आंशिक दाब कितना है। तो O2 का जो आंशिक दाब होगा वो क्या होगा, O2 का मोलेंस हो जाएगा, और इसका कुल कितना दाब है P टोटल, है ना, वो उसके गुणनफल के बराबर होता है, ये कहता है उसका डॉल्टन का नियम, ठीक है ना। तो वाष्प अवस्था, गैस अवस्था में आंशिक दाब का नियम डॉल्टन ने दिया था, और द्रव अवस्था में आंशिक दाब और मोल अंश में संबंध राउल्ट ने दिया है, ठीक है ना। देखो ये देखने, ये दिया आपको डॉल्टन ने, और राउल्ट ने दिया क्या बताओ, राउल्ट ने आपको दिया PA इक्वल टू P0A XA, नहीं दिया। हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, हम इनको समीकरण, इसको बोल दो एक, क्या हो रहा है ये, देखो देखो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये कहां से आया बताओ, ये आया डॉल्टन से, डॉल्टन के नियम से, ठीक है ना। और ये कहां से आ रहा है, इसको बोलो आप क्वेश्चन नंबर 2, ये आ रहा है राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, ये आ रहा है राउल्ट के नियम से, और ये आ रहा है डॉल्टन के नियम से, है दोनों का वाष्प दाब ही। तो हम इनको आपस में क्या करने वाले, इक्वल, ठीक है। तो P कुल YA इक्वल टू क्या होगा, P0A और XA, समझ में आ रही बात। तो वाष्प अवस्था में जो होगा वाष्प दाब, वाष्प अवस्था में अवयव A का मोल अंश, वाष्प अवस्था में अवयव A का मोल अंश, वो क्या होगा P0A XA अपॉन में P कुल, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से वाष्प अवस्था में अवयव B का भी मोल अंश निकलवा लेता है वो, तो YB इक्वल टू कितना होगा, P0B XB अपॉन P टोटल P। तो दिक्कत किसी को यहां पर नहीं ना। तो राउल्ट का नियम ना यार यही कहता है केवल क्या, कि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होगा उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलंश के समानुपाती होता है। अब तुम्हें अगर उस पूरे विलयन के अंदर जितने भी अवयव है उन सभी का तुमको आंशिक दाब अगर पता है तो उनको जोड़ करके आप पूरे विलयन का दाब निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो ये वाला, ठीक है ना, कौन सा वाला ये, ठीक है ना। और एक हमारे पास था ये वाला, ठीक है ना, फॉर्मूला, ये आपको ना आना चाहिए, ठीक है। यही है राउल्ट का नियम और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिटेल देखो मैंने आपको यहां पर ना समझा दिया, ठीक है ना। बाकी इसको और अच्छे से अगर कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि वाष्प दाब क्या होता है, तो इसको मैंने जब पहली बार पढ़ाया था ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया था, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट में जाकर के ना चेक करके वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो अब इसमें क्या आ रहा है, राउल्ट का नियम हम लोग एक बार फिर से लगाएंगे जब हम लोग अब क्या लेंगे, दो अवयव, एक लेंगे क्या ठोस और एक लेंगे द्रव। यानी कि मान लो अगर हमारे पास एक बीकर है, ठीक है ना, ठोस यानी कि अवाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय युक्त, विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, है ना, विलयन का वाष्प दाब। देखो ये क्या होगा, मान लो मेरे पास क्या है, बीकर है, बीकर है, ठीक है भाई। इस बीकर में क्या बताओ, अवयव A है, मान लो अवयव A, और ये क्या है, द्रव यानी कि वाष्पशील है। हम इसको बोलते हैं
NVS यानी कि सॉरी VS बोलते हैं, वाष्पशील द्रव जिसका वाष्प बन सकता है। अब हम इसके अंदर मान लो क्या मिला दें, हम इसमें मिला देंगे अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय। ये कौन कौन हो सकता है? यूरिया हो सकता है ना, नमक हो सकता है, शुगर हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। ये सब कौन होते हैं? ये सब होते हैं अवाष्पशील विलय जिसका वाष्प नहीं बनता। ठीक है ना। अब मान लो आपने क्या किया, इसके अंदर शर्करा यानी कि शुगर मिला दिया। अब ये जो बना है विलयन, इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा? ठीक है, देखो अब राउल्ट का नियम क्या कहता है कि ये जो अवयव होगा इसका जो आंशिक दाब होगा वो उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। यानी कि Pa राउल्ट के नियम अनुसार, देखो ध्यान से, राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियमानुसार ये जो ए अवयव है ये तो वाष्पशील है, मतलब इसको तो उड़ना आता है, तो इसके तो वाष्प बनेंगे, इसके वाष्प बनेंगे। लेकिन जो अवयव बी है शुगर, यहां पर बी की जगह पर यूरिया भी हो सकता है। ठीक है ना, यूरिया हो सकता है, शक्कर हो सकता है, ये रहा शक्कर शुगर, या फिर ग्लूकोज हो सकता है जो कि वाष्प नहीं बनाते, उनको उड़ना नहीं आता। ठीक है ना, यानी कि ये क्या है? अवाष्पशील विलय। ठीक है ना। अब देखो अवयव ए का तो बनेगा वाष्प, लेकिन बी का वाष्प नहीं बनेगा, तो अवयव ए की वजह से जो होगा वाष्प दाब वो कितना होगा? P0A और XA। ठीक है भाई, और जो PB होगा यानी कि जो अवयव बी की वजह से जो होगा आंशिक दाब वो 0। क्या होगा वो? क्यों? क्योंकि बी कौन है? शर्करा या यूरिया हो सकता है, मतलब इसको उड़ना नहीं आता, तो ये जो है वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं देगा। ठीक है ना, तो इसका वाष्प नहीं बनेगा। तो अब जो होगा विलयन का दाब कितना होगा बताओ? P विलयन, या फिर आप इसको लिख सकते हो P कुल, कितना होगा बताओ? PA प्लस PB, यानी अवयव ए का वाष्प दाब प्लस अवयव बी का वाष्प दाब। अब देखो जो ए वाला है वो तो है हमारे पास P0A और XA, और बी हमारे पास क्या है? 0। तो विलयन का जो दाब बना वो कितना बना बताओ? वो बना P कुल बराबर क्या? P0A और XA। ठीक है ना। तो इस टाइप के ना क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन नहीं है ये कॉन्सेप्ट है सारा। ठीक है ना। अब जो मैंने आपको राउल्ट के नियम पे कॉन्सेप्ट सिखाया है, आप इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको ना एनसीईआरटी में जो एक एग्जांपल है वो करना चाहिए। ठीक है, आ जाओ करते हैं तुरंत। ठीक है, कैसे कैसे देखो। ठीक है, आ जाओ, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। देखो ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 298 केल्विन पर, देखो 298 केल्विन तापमान तो इसने वैसे दिया हुआ है। ठीक है, 298 केल्विन का मतलब क्या हुआ? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, कह रहा है कि CHCl3 यानी कि क्या है ये? क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इनको घोल करके आपस में क्या करा है? विलयन बना है। ये तुमसे बोल रहा है कि CHCl3 का जो वाष्प दाब है वो कितना है? 200 mmHg, और जो CH2Cl2 का जो वाष्प दाब है वो कितना है? 415 mmHg। ठीक है, देखो CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म का जो वाष्प दाब है वो 200 है, तो प्योर का हुआ ना वो, तो ये आपको उसने P0A दिया। क्या दिया बताओ उसने? P0A। ए के सामने है कौन? CHCl3। ठीक है ना, वो कितना बताओ? 200 mmHg। दिक्कत तो नहीं? अब जो P0B के स्थान पे इसने दिया क्या बताओ? CH2Cl2, ये कितना दिया है? 415 mmHg। दिक्कत तो नहीं इसमें कुछ? अब देखो, अब हमसे क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 25.5 ग्राम CHCl3 और 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी है। ठीक है, देखो अब अगर मान लो विलयन है तो जो ये क्या, ये भार हो गया, दिया गया भार किसका? CHCl3 का है ना।
यहाँ पर मैं पहले सब कुछ लिख लूंगा। CHCl3 का भार कितना बताओ, 25.5 ग्राम है ना। और जो मेरे पास CH2Cl2 है, CH2Cl2 का जो भार है वो कितना बताओ, 40 ग्राम है कि नहीं है। अब इतना मिला मिला करके आपने एक बनाया विलयन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा रहा होगा कि मान लो आपके पास एक बीकर है ना, बीकर, इसमें कौन है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है CHCl3 और इसमें है कौन बताओ, CH2Cl2 ना। दोनों को मिला दिया आपने और मिला करके आपने क्या बनाया, विलयन बनाया। अब ये कितना है, 25.5 ग्राम, 25 पॉइंट, और ये है 40 ग्राम है ना। अब दोनों को उड़ना आता है, मतलब दोनों को वाष्प बनाना आता है, तो इनका बनेगा क्या, वाष्प। क्या बनेगा इनका बताओ, इनका बनेगा वाष्प। तो वाष्प की वजह से क्या लगेगा इसके ऊपर, दाब लगेगा। तो वो दाब तुम्हें निकालना है विलयन का कि कितना होगा। तो देखो हम सभी क्या जानते हैं कि जो दाब का जो सूत्र होता है P कुल, वो कितना होता है, PA प्लस PB है ना। मतलब A का आंशिक दाब प्लस B का आंशिक दाब। अब आपको निकालना होगा। अब PA प्लस PB क्या होता है बताओ, P0A और XA प्लस P0B और XB। अब आपके पास P0A देखो दिया रखा है ना, कितना है 200, P0B मतलब है ना ये रखा है ना भाई। आपको चाहिए क्या, मोलन चाहिए, क्या चाहिए आपको, मोलन चाहिए तुमको, किसका, अवयव A का और अवयव B का। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, मोलन्स निकालना। क्या निकालना, देखो मोलन्स हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले आप निकालो इनके मोल्स कितने होंगे। तो CHCl3 के मोल कितने होंगे, देखो 25.5 दिया गया भार बटे होता है इसका मोलर भार है ना। दिया गया भार कितना है, 25.5 ग्राम हो गया। मोलर भार बताओ कितना होगा, देखो मोलर भार हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, CHCl3 का मोलर भार निकालना मैं आपको अभी आपको सिखाता हूँ, ठीक है। देखो उधर ए से निकालेंगे, कितना है देखो 12 प्लस 1 प्लस 35.5 गुना कितना 3, कितना निकल के आएगा 122 ग्राम प्रति मोल। कितना निकल के आएगा 122 ग्राम प्रति मोल, सॉरी 119.5, गलत जोड़ दिया ना, 119.5 आएगा, ठीक है 119। अरे क्या हो रहा है भैया, ओ कहाँ हो रहा है दिक्कत, 119 पॉइंट कितना भाई 5 ग्राम है ना। अब आपको चाहिए क्या, मोलर भार किसका, CH2Cl2 का, कितना निकल कर रहा है बताओ 85 है ना ग्राम प्रति मोल। ये तो इसका निकल करके 85, ठीक है। हाँ अब आपके पास पहले मोल निकालो, ये हो क्या रहा है भाई, एकदम अच्छा बैठा है। हाँ जी बोर्ड क्या समस्या कर रही है। आ जाओ देखो, तो इसमें क्या है ना, पहले आपका निकालो मोल। तो इसका कितना बताओ, CHCl3 का 119.5 है ना, भाग करके कितना आएगा देखो ना, मैंने पहले कर रखा है कैलकुलेट, इसमें एग्जांपल ये है, ये तुम्हारा 2.0.213 मोल है ना भाई। अब निकालो मोल किसके, CH2Cl2 के मोल निकालो। तो इसका भार तो कितना है 40 ग्राम बटे कितना 85 है ना। बताओ कितना है इसका आपको दे रखा है इसमें 0.683 मोल है ना। देखो ये आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मोल निकाल दिए हैं, मोल, ठीक है ना। सॉरी 0.47 ठीक है ना, भाग करके आएगा 47 मोल, ठीक है। अब देखो तुमको चाहिए मोलन्स, किसके चाहिए बताओ, पहले मैं मान लो निकाल रहा हूँ CHCl3 के मोलन्स। तो इसका मोल ऊपर रखोगे 0.213 बटे में क्या आएगा नीचे कुल मोल आएगा, तो 0.213 प्लस 0.47 है ना। अब इसको जोड़ करके भाग करना है, तो 0.213 अपॉन कितना आएगा 0.687 है ना, 683 भाग करके बताओ कितना आ रहा है 0.311 है। ये आ रहा है मोलर्स किसका, CHCl3 का। अब अगर एक का आपने निकाल लिया
तो दूसरे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कर लेंगे, है ना। 1 माइनस 0.311 कितना आ रहा है बताओ, 0.689 है ना। दोनों के बोनस आपको निकालने चाहिए ना, एक का निकालिए 0.312 आ रहा है ना, 0.312 आ रहा है ना, इसका जो है 12 आ रहा है, और ये निकल के आ कितना आएगा 0.688 है ना, हाँ 0.688 ठीक है भाई, हो गया ना, अपना 688 ना, ये एग्जैक्ट है बिल्कुल, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी में है। वैसे आप लोगों ने अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हो, 0.69 कर लो, ठीक है ना, फिर थोड़ा फर्क भी आता है। अब ये क्या है, मोलस निकल गया। देखो तुमको क्या निकालना है बताओ, तुमको निकालना है कुल दाब, तो P कुल बताओ कैसे निकालते हो आप लोग, P0 A एक्स ए है ना प्लस P0 B, और यहां पर क्या रख दो आप, 1 माइनस एक्स ए लिख दिया। तो तुम इसको आगे सॉल्व करके निकाल सकते, P0 A कॉमन लो, देखो इसमें माइनस P0, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो यार, तुम लोग डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला ना, P0 A क्या होगा एक्स ए प्लस P0 B, और ये एक्स बी। बताओ P0 A कितना, देखो यार ऊपर था ना कितना 200, ए बी इसमें ना, यहाँ पर आप इसमें तो ये लिख दो CH2Cl2 है ना, यहाँ पर आप क्या लिखो इसमें CHCl3 है ना, ये सारे वैल्यूज में पुट कर दो आप। देखो अब CH2Cl2 को बताओ कितना है, 415 है, मोलर्स कितना है इसका 0.688 ठीक है, प्लस इसका कितना है बताओ 200, CHCl3 का बताओ कितना है, मोलर्स ये निकाला इधर 0.312 ठीक है भाई। अब इसको करो गुना और इस पे जोड़ दो, बताओ कितना आ निकल के, तो कुल जो इसका दाम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है तुम्हारा 347.9 ठीक है ना, 347.9 mmHg। ये आया कैसे, देखो इंटू किया, और आपस में जोड़ा तो 347.9 आ गया ना, आ गया। ये कौन है बताओ, ये आया आपके पास कुल दाब, ठीक है ना। इसका पहला पार्ट क्या हो यहाँ पर खत्म हो गया क्वेश्चन का। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है वाष्पीय प्रवस्था के प्रत्येक अवयव के मोलर्स ज्ञात कीजिए ना, यानी आपको YA निकालना है, Y मतलब वाष्पीय प्रवस्था में किसका CaCl3 का दाब, बताओ कितना, तो क्या है इसका सूत्र, इसका सूत्र है P0 A XA अपॉन P कुल है ना। अब अगर आप यहाँ पर CHCl3 लोगे तो यहाँ पर आप वही लोगे, ठीक है ना, CHCl3 ठीक है ना, और यहाँ वैल्यू पुट करो इसकी सारी टोटल, बताओ कितना था इसका CHCl3 का प्योर का दाब कितना है 200 है ना, 200 गुना मोलर्स कितना है CHCl3 का 0.312 बटे में कुल कितना निकल के आया, कुल निकल के कितना आया भाई 213 हाँ मोलर्स है ना CHCl3 का मोलर्स, हाँ ठीक है, और यहाँ पर कितना है कुल का, कुल दाब हमारा निकला 347.9 ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना निकल के आएगा, अगर आप इसको करोगे सॉल्व तो ये आपका निकल के आ जाएगा 0.82 0.82 ना mmHg ठीक है भाई। आपने ऐसे ही इसका निकाल सकते हो किसका CH2Cl2 का, ये क्या है Y क्या है, Y मतलब वाष्प प्रवस्था में मोलर्स किसका CH2Cl2 का, ये था क्या CHCl3 का, ठीक है ना। देखो अब क्या आएगा इसमें, फिर वही सूत्र लगाओगे इसमें P0 एक सॉरी यहाँ पर कौन आएगा CHCl2 है ना, CH2Cl2 और मोलर्स CH2Cl2 ठीक है, बटे में P कितना आएगा कुल, ठीक है ना। तो इसका आपने खुद से निकालना, ठीक है। ऐसे ना हम लोग राउल्ट के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और इसका एनसीईआरटी में, ठीक है, तुम चाहो तो इसको कॉपी करो, ठीक है, फटाफट से, बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे। अच्छा इसको 1 माइनस करके भी कर सकते हैं ना, ऐसे कर लो
तो भी सेम आएगा इसका आंसर, ठीक है। या फिर आपने क्योंकि एक का निकाल लिया तो 1 में से कर दो माइनस, इसे करो 1 में से माइनस, तो निकल का जाएगा ना 0.18 आएगा फिर, है ना। देखो अगला क्वेश्चन जो इसका है राउल्ट के नियम पर बेस्ड, वो देखो ये क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको जरूर करना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नहीं अगर आप करोगे तो फिर आपको ना समझ में नहीं आएगा चैप्टर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए और बी के वाष्प दाब कितना बताओ? 450 और 750, है ना, mmHg है। कुल वाष्प दाब जो वो इतना है, तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प प्रवस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। देखो इसमें आपको दिया क्या क्या चीजें, पहले तो पी ए दिया आपको, इसने कितना दिया? पी नॉट ए दिया शुद्ध अवस्था में 450 mmHg, ठीक है। और पी नॉट बी बताओ कितना दिया इसने? 750 mmHg। तो ये शुद्ध अवस्था में है ना, तो पी नॉट ए हम लोग समझ जाएंगे अपने आप से। तो शुद्ध अवस्था में ही बोलते ही हम लोग पी नॉट ए समझ सकते, ठीक है। अब अगर यदि कुल वाष्प दाब यानी कि पी कुल दे दिया इसने आपको, है कि नहीं, कोई छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसी को हम लोग इसमें लगा रहे हैं, तो कहां से हार्ड हो जाएगा यार, है ना। तो अब पी कुल कितना बताओ? 600 mmHg, है नहीं भाई। अब ये हमसे कह रहा है प्रत्येक संगठन का मिश्रण में द्रव क्या ज्ञात करना है? संगठन मतलब आपको XA निकालना है और XB निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे देखो, और फिर बाद में बोलता है साथ ही वाष्प प्रवस्था का संगठन भी निकालना है, यानी कि YA भी निकालना है और YB भी निकालना है। क्या आसान लगा तुम्हें क्वेश्चन देखने से? क्या हार्ड है ये? सिंपल सा है, नहीं कर दो ऐसे। पी कुल बताओ क्या होता है इसका सूत्र, मैंने आपको लिखा था ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखो पी नॉट ए एक्स ए, आप इसको ऐसे लिख पाओगे ना, पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए, नहीं लिख पाएंगे। फिर क्या बनेगा? पी नॉट ए एक्स ए, है ना, प्लस इंटू करो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी और एक्स ए, ठीक है भाई। देखो ये एक्स ए वाला, ये भी एक्स ए वाला, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे ना। तो क्या होगा? पी नॉट सॉरी एक्स ए कॉमन कर लो, तो क्या बचा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। भाई इस वाले में और इस वाले में से एक्स क्या आ गया? बाहर आ गया, तो पी नॉट ए बचा, यहाँ पी नॉट बी तो बचेगा, प्लस क्या बच गया? पी नॉट बी। अब पी कुल देखो तुमको दे रखा है पहले सही, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना टोटल वो ये बना। अब हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। यूज कर लेंगे कैसे बताओ? पी कुल कितना दिया? 600। एक्स से कितना नहीं पता, पता करना है। पी नॉट ए कितना बताओ? पी नॉट ए कितना है? पी नॉट ए तुमने दिया होगा 450, है ना, 450 दिया भाई, माइनस पी नॉट बी कितना दिया? 750। पी नॉट बी दिया कितना? 750, है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो 750 को इधर ले आओ, तो 600 माइनस 750 कितना बचा इधर? एक्स ए गुना ये माइनस बचेगा ना, कितना आएगा बताओ? माइनस में 300, 300 नहीं आएगा? पक्का 300 आएगा। 0 0 0 0, हाँ 3, ठीक है 300 आएगा। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा माइनस 250, 150 माइनस 150, है कि नहीं, बराबर एक्स ए गुना कितना? माइनस 300। तो मुझे क्या निकालना है? एक्स ए निकालना है। तो एक्स ए का मान कैसे निकालोगे बताओ? माइनस 150 बटे में माइनस 300, है ना। 0 मर गया, 0 मर गया, 0.5 कितना आ गया? यानी एक्स ए का मोलर्स कितना आया? कितना आया? तो एक्स बी कितना आएगा बताओ? वो भी इतना आ जाएगा, है कि नहीं? हार्ड था कोई है? अब वाष्प प्रवस्था में आप लोग जानते हो सभी कैसे निकालते हैं। देखो वाष्प अवस्था में मान लो आपको वाई ए निकालना है, तो पी ए अपॉन क्या आएगा? पी कुल, ये तो आता है। तो वाई ए छोड़ कितना? पी ए बताओ कितना निकल गया? पी ए आपको क्या होता है? पी नॉट ए, पी नॉट ए और एक्स ए, है ना, अपॉन पी कुल कितना है? 600। तो पी नॉट ए कितना देखो? 450 गुना 0.5 बटे कितना आ गया?
0 0 मर गया है ना, 45 तो हो गया 60 हो गया है ना। तो वाई ए कितना निकल के आप दिखा रहा है 0.15 को भाग करोगे 4 से 0 पॉइंट कितना आएगा 0.3 है ना, ऐसे आएगा आसपास। ठीक है, तो वाई बी एक माइनस कर देंगे 0.3 है कि नहीं 0.7। कोई दिक्कत थोड़ी इसमें तुम्हें, कितना आसान सा क्वेश्चन रहेगा ना, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये राउल्ट के नियम का ना अनुप्रयोग था। ठीक है ना, मतलब कि कुछ यूज हो गया। ठीक है, अब राउल्ट का नियम आपने पूरा पढ़ लिया। ठीक है ना, आज की क्लास में आपने पूरा क्या पढ़ लिया बताओ, राउल्ट का नियम। ठीक है, खत्म कर दिया मैंने। इसके बाद जो आपको टॉपिक इसमें आता है वो आता है आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं रिवीजन और फटाफट से कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो अब आता है आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है ना, अब बताओ आदर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की। देखो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन। ठीक है ना, टॉपिक इसमें अगला यही है। ठीक है ना, हाँ, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है ना, देखो आदर्श विलयन कौन होगा, आदर्श विलयन कौन होंगे, आदर्श विलयन है ना, आदर्श विलयन कौन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है ना, आदर्श विलयन वे विलयन हो ना, वे विलयन होते हैं, विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अभी जो राउल्ट का नियम आपने सीखा ना, राउल्ट का नियम, उस नियम का पालन जो करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं राउल्ट का नियम का पालन करने वाले को आदर्श विलयन। ठीक है, आपको याद रहेगा हमेशा, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है ना, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है भाई, देखो अब राउल्ट का नियम पालन करते हैं वो कौन होते हैं, आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे बोलते हैं अनादर्श विलयन। ठीक है ना, अनादर्श विलयन यानी कि हम इसको बोलते हैं नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहां से आ गया, टपक गया। ठीक है, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते। ठीक है ना, वो कौन होते हैं बताओ, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तुम्हें तो कोई दिक्कत होना आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। अब डिटेल में इसकी बात होगी कि आदर्श कौन होता है और अनादर्श कौन होता है ना। तो हम लोग बात करें किसकी बताओ, विलयन की, है ना। देखो दो टाइप का होगा, एक होगा आदर्श है ना, एक होगा अनादर्श, अनादर्श, अनादर्श विलयन। अब देखो ध्यान से, थोड़ा मजा में ऐसे लेंगे। ठीक है ना, अनादर्श विलयन। ठीक है ना, अनादर्श विलयन। अब इसको हम लोग दो भागों में से बांटेंगे। ठीक है, देखो आदर्श में क्या होता है, राउल्ट के नियम का पालन होता है। आदर्श में राउल्ट के नियम का पालन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आदर्श के विलयन के अंदर जो P होता है ना, A, वो होता है P नॉट A और X A, है कि नहीं। लेकिन अनादर्श में नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होंगे, है ना भाई। राउल्ट के नियम में क्या होता है, राउल्ट के नियम में ये तो होता है P A इक्वल टू P नॉट A X A, P नॉट A नॉट इक्वल टू P नॉट X A, क्योंकि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब अगर मान लो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो या तो वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम आएगा या फिर अधिक आएगा। ठीक है ना, यानी इस केस में क्या होता है, दो चीजें होती है, अनादर्श विलयन दो टाइप का होगा। ठीक है ना, वो विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाता है राउल्ट के नियम से, और एक वो जो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, हाँ, यानी कि धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, ठीक है ना, प्रदर्शित करने वाला विलयन है ना, प्रदर्शित
करता है, ठीक है ना। या फिर आपको ये लिखो धनात्मक विचलन और एक क्या होता है, हाँ, ऋणात्मक विचलन। अब सुनो, अब क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इक्वल टू होगा तो आदर्श विलयन, और यहां पर क्या है धनात्मक, मतलब यहां पर जो वाष्प दाब आएगा वो अधिक आएगा। क्या आएगा बताओ, अधिक आएगा, ठीक है ना। मतलब एक में कम आता है और एक में ज्यादा आता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, राउल्ट के नियम से अधिक, ठीक है भाई, प्रगुप्त, हाँ। तो ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक दर्शाएगा वाष्प दाब, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक वितरण, ठीक है। देखो यानी कि राउल्ट के नियम से, राउल्ट चेंज करता है इसका ना कलर, राउल्ट के नियम से अधिक, राउल्ट के नियम से प्रगुप्त, है ना, प्रगुप्त होता है ना, एक वर्ड आता है बहुत अच्छा सा, हाँ, किए गए वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब अधिक आता है। क्या आता है, अधिक आता है। तो क्या बोलते हैं बताओ, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा वो विलयन, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या आ गया, दूसरा इसमें राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से पराभुक्त किए गए वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब कम आता है। क्या आता है, कम होता है। अगर कम होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, कि वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना, कौन, वो विलयन, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें देखो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, देखो अब इसमें ये आता है कि ऐसा होता क्यों है ना। अब एक बात सोचना कि ये अधिक क्यों दर्शाता है और ये कम क्यों दर्शाएगा, ठीक है। एक बात आप यहां पर ना इस पर एक चीज और हम लोग इस पर लिख लें, इसमें क्या होगा, देखो आदर्श विलयन में डेल्टा जो मिश्रण का होगा, डेल्टा मिश्रण V हमेशा 0 आएगा, ठीक है ना। और डेल्टा मिश्रण का जो एंथैल्पी होगा H, वो क्या आएगा, 0। मतलब एंथैल्पी ना तो अधिक ना ही कम, हमेशा क्या आता है, 0। डेल्टा मतलब एंथैल्पी परिवर्तन और डेल्टा V मतलब आयतन परिवर्तन, ठीक है ना, हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये ना पेपर में यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि बताओ आदर्श विलयन के लिए इनमें से कौन सा सही है, डेल्टा V इक्वल टू 0, ठीक है ना, डेल्टा H इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो आदर्श विलयन में तो ये हो गया। अब आता क्या, धनात्मक वितरण, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं अंग्रेजी में ना, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला विलयन, ठीक है। कौन होगा, देखो इसमें डेल्टा जो होगा मिश्रण, डेल्टा मिश्रण V वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, और डेल्टा मिश्रण जो होगा H वो भी 0 से ज्यादा, ठीक है ना। इसमें कम हो जाता है भाई, डेल्टा मिश्रण V 0 से कम, डेल्टा मिश्रण किससे बताओ, H भी 0 से कम, ठीक है। अब आओ देखते हैं हम ये है कि ये धनात्मक विचलन क्यों करता है प्रदर्शित। हाँ भाई एक बात ना ध्यान सुनना, ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा अभी। भाई मेरे पास मान लो बीकर है, क्या है, बीकर है, इसके अंदर आपने दो चीज घोला, एक A घोला और एक B घोला।
देखो जब ए था तो उसके अंदर ए क्या होगा, अन्योन्य क्रिया। भाई एक बिगर कौन है, ए है, उसमें ए है विलियन, है कि नहीं। एक हमारे पास कौन है, बी विलियन, मतलब बी है, बी के अंदर क्या होगा, बी बी अन्योन्य क्रिया होगा। ठीक है, इन दोनों को मिला करके आपने इसमें घोला, इसमें घोल दिया, तो इसके अंदर क्या होगा बताओ, ए और बी अन्योन्य क्रिया क्या होगी। अब देखो जितना अधिक वाष्प ए बना रहा था, जितना वाष्प बी बना रहा था, उनसे ज्यादा वाष्प ए बी बना रहा होगा। कौन बना रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है वो ए से और बी बी से कमजोर है। क्या है, जब इसके बीच में अन्योन्य क्रिया कमजोर है तभी तो आराम से वाष्प बना रहा है वो, नहीं। इंट्रैक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में अन्योन्य क्रिया को, ठीक है ना। तो इसका वाष्प क्या होगा, अधिक आ रहा है, यानी कि इस वाले केस में दो ध्यान से, धनात्मक विचलन में क्या होगा, ए अन्योन्य क्रिया बराबर होगा किसके, बी बी अन्योन्य क्रिया के। ठीक है ना, किससे, लेकिन ज्यादा बताओ कम होगा, ए बी का कम होगा, ए बी का अन्योन्य क्रिया क्या होगा, कमजोर। इसलिए क्या होगा, ये आराम से वाष्प के रूप में बदल जाएगा। जब इसके वाष्प ज्यादा बनेंगे ए बी का, जब ए बी का वाष्प बनेगा ज्यादा तो क्या होगा, वो अधिक शो करेगा, है ना। अब देखो इसमें जो नेगेटिव है, ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, जो तेरे पास एक विलयन है उसमें ए बी का जो अन्योन्य क्रिया होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो आराम से इसमें वाष्प बन नहीं पाएगा, वाष्प इसमें बन नहीं पाएगा, मतलब कम बनेगा वाष्प। देखो ए जो था अन्योन्य क्रिया और जो बी था क्या चीज, अन्योन्य क्रिया। इन ए और बी की तुलना में ए बी के अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, इनके बीच में अधिक आकर्षण बल है, अधिक आकर्षण बल है तो ए बी जो है वो उड़ नहीं पा रहे। जब ये वाष्प में बदलेंगे नहीं तो वाष्प दाब होगा क्या, कम हो जाएगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो राउल्ट के नियम से कम दर्शाएगा। ठीक है ना। और आदर्श में क्या होता है, आदर्श में ए के मध्य अन्योन्य क्रिया इक्वल होगा किसके बताओ, बी के मध्य अन्योन्य क्रिया, और ये भी इक्वल होगा किसके बताओ, ए बी के मध्य अन्योन्य क्रिया। यानी कि जितने वाष्प ए बनाएगा उतना ही वाष्प बी बनाएगा, और उतना ही वाष्प ए बी जब बनेगा घुल करके विलयन तो स्ट्रॉन्ग हो, मतलब समान बनाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें समान प्रकृति वाले कौन होते हैं बताओ, अवयव कौन होते हैं। भाई मान लो आपने इसमें एन हेक्सेन घोल दिया, एन हेक्सेन घोल दिया किसमें, एन हेप्टेन में। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आदर्श विलयन बनाते हैं, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन हो गया। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल। टोल्यून मान लो, बेंजीन आपने घोल दिया है ना, बेंजीन प्लस टोल्यून, ये सारे कौन है बताओ, देखो ये एक ही प्रकृति के हैं दोनों अवयव, तो ऐसे जो होंगे समष्टांश ये आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है। इसमें देखो क्या, इसमें विपरीत होंगे, क्या होंगे इसमें, विपरीत होंगे, यानी कि ए बी के अंदर कमजोर होगा। तो इसका जो एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा वो कौन होगा, देखो हाँ क्लोरोफॉर्म वाला होगा ना। देखो एसीटोन का मिश्रण और इथेनॉल के साथ है ना, एथेनॉल प्लस एसीटोन का मिश्रण। ठीक है। और कौन देखो इसके अंदर, एसीटोन का मिश्रण हो गया इसके अंदर है ना, हाँ क्या आपको पता होना चाहिए ना, एसीटोन और एथेनॉल का मिश्रण ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है भाई। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 प्लस एसीटोन, ये कौन होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। ठीक है ना। अब कौन आएगा देखो नेगेटिव वाले, इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा एसीटोन साथ में
कौन आएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। हाँ ये ठीक है, तो ये इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। फिनॉल एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन, ये दो एग्जाम्पल ना आपको पता होना चाहिए, कि एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। आदर्श और अनादर्श विलयन में ये अंतर भी मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, ठीक है ना, अंतर लिखा दिया प्लस एग्जाम्पल आपको समझ में आई होप कि आया होगा, ठीक है। तो ये ना पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे एक ही पेज पे लिख दिया, ठीक है ना। आप चाहते हो ना इसको ऐसे ही कॉपी कर सकते हो अपने पेपर के लिए, ठीक है ना। पेपर में ना ये चीज पढ़ के रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। सिंपल चीज उसमें चीजें है, इतना सा बहुत है, ठीक है। अब आता क्या स्थिर क्वाथी, अब क्या होता है उसके अंदर स्थिर क्वाथी। अच्छा इसका ग्राफ रहेगा भाई, ठीक है ना। देखो ग्राफ इसका और देखो, ठीक है। देखो ग्राफ भाई, देखो इसका तो ग्राफ आपने पहले से ही देखा था ना, इसमें ग्राफ जब को बनता है वो ऐसा बनता है, याद है। इसका ग्राफ तो आपने बनाया था ना पीछे, यहां पर x क्या था, यहां पे था x a, एक x भी था क्या 0, यहां पर x भी था कितना 1, x a था क्या 0, यानी कि ये गया था ऐसे, ये गया था ऐसे, है ना। और यहां पर ये आपने ऐसे मिलाया था, ये था यहां पर, P भी था यहां पर, क्या था P कुल, है नहीं भाई। यहां पर B था भाई, है ना, P B था और यहां पर P A था। देखो प्लस वाले में क्या होगा, देखो प्लस वाले में ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां पर x a रहेगा 1, x b रहेगा 0, फिर यहां पर x b क्या रहेगा 1, x a क्या रहेगा 0। अब तो ग्राफ ऐसा बनता है, ये ऐसे, ठीक है ना, धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है ना, ऐसा बनेगा। इसमें तो ग्राफ ये ना एनसीईआरटी में ग्राफ बहुत अच्छे से दे रखा है, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हो। इसमें एक्स ए क्या रहेगा 1 रहेगा, एक्स बी क्या रहेगा इधर 0, यहां पर एक्स क्या रहेगा बताओ 0, एक्स बी रहेगा 1, है ना। फिर से ग्राफ यहां पर देखो ऐसे बनता है। इसमें क्या होगा तो ये जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है ना, नेगेटिव में, ये देखो ये गया ना से, ये ऐसे नेगेटिव, ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन का ग्राफ, ठीक है ना। और ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखो बढ़ते आगे, अब क्या बताओ स्थिर क्वाथी है ना भाई, तो लिखो हेडिंग स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी हमसे क्या बोलते हैं बताओ एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखो एक्चुअली होता क्या है, कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो एक निश्चित मात्रा में मिक्स करने पर, मिश्रित करने पर वो ऐसा विलयन तैयार करता है जो कि एक ही तापमान पर वो गैस अवस्था में और लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था में विद्यमान होंगे, ठीक है। मतलब आप उसको अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। यानी कि कुछ द्रव, या आप कह सकते हो वे द्रव जिनका मिश्रण, जिसका मिश्रण आप कह सकते हो वे द्रव जिसका समांगी मिश्रण में, इसकी एक अच्छी लाइन लिखे ना जो आपको लिखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ मिश्रण में, मिश्रण ये मत देखो ना, मजा नहीं आया इसमें। आप इसमें ये लिखो कुछ द्रव, है ना, कुछ द्रव मिश्रित करने पर ऐसे द्विघटकीय, ऐसे द्विघटकीय मिश्रण बनाते हैं जिसका द्रव और
वाष्प प्रवस्था में क्या होगा, द्रव और वाष्प प्रवस्था में समान घटक होते हैं ना, समान घटक होते हैं, घटक होते हैं, ठीक है। मतलब आप इसको पृथक नहीं कर सकते, ठीक है भाई, आप इसको पृथक नहीं कर सकते, ठीक है ना, संघटन समान होता है। और ये क्या होता है, स्थिर तापमान पर उबलते हैं, और यह स्थिर ताप पर क्या होते हैं, उबलते हैं, ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, स्थिर तापमान पर उबलेंगे, ऐसा कुछ होता है मिश्रण, सब नहीं होते, कुछ होते हैं, ठीक है। इन्हें इनके लिखो ना, इनके घटकों को आसवन या परभाजी आसवन, परभाजी आसवन द्वारा, परभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकते है ना भाई, पृथक नहीं किए जा सकते, नहीं किए जाते, ठीक है ना, नहीं किए जा सकते, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो स्थिर क्वाथी क्या होता है आपको लगे मालूम, नहीं पता, स्थिर क्वाथी, अब देखो स्थिर क्वाथी जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कौन सा बताओ, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, एक होता है हाँ अधिकतम, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी है ना भाई। देखो ये दो टाइप के होते हैं, स्थिर क्वाथी दो टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पढ़ना अच्छे से। स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, दो टाइप के। देखो कौन कौन से होंगे बताओ, एक तो होंगे न्यूनतम स्थिर क्वाथी, क्या बोला उन्हें, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी ना, हाँ न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, ठीक है। और एक होता है अधिकतम, हाँ भाई ये तो है, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, अब देखो ये क्या होता है, यानी कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के स्थिर क्वाथी बनाएंगे, ठीक है भाई, स्थिर क्वाथी बनाते हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। और ये वाले कौन होंगे, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से, किससे बताओ, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के स्थिर क्वाथी बना देंगे ना, इस प्रकार के स्थिर क्वाथी बनाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, स्थिर क्वाथी बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे विलयन जो धनात्मक विचलन करेंगे प्रदर्शित, वो न्यूनतम, देखो न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम से कम, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, धनात्मक विचलन कर रहा है प्रदर्शित, ठीक है ना, वो वाले विलयन ऐसे शो करेंगे, ठीक है। अच्छा न्यूनतम यहां पर फिर है क्यों, इसमें क्या होता है कि जो दो होंगे घटक, उनका प्योर अवस्था में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि जो क्या होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, हाँ जिस पर वो उबलते हैं, मिश्रित करने के बाद उस विलयन का कम हो जाएगा दोनों से, क्या चीज, हाँ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई। देखो दोनों घटकों के
क्वथनांक से क्या होगा, विलयन का, क्या होगा, विलयन का क्वथनांक कम होता है, ठीक है ना, कम होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूनतम स्थिर क्वाथी, है ना। देखो क्वथनांक स्थिर क्वाथी, इसमें क्या होगा, दोनों घटकों के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक अधिक होगा, क्या होगा बताओ, अधिक होगा, ठीक है ना, ये अधिक होता है लिख दो उसमें सिंपल, ठीक है ना। देखो एक तो ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एग्जाम्पल देखो, आपको बड़ा मस्त दिखाई देगा इसमें ना, इसमें जो एग्जाम्पल है वो एक अच्छा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में देखो पहले से दिया हुआ है। इसमें बोलते हैं आपसे कि 95%, ठीक है ना, हाँ 95% कौन होगा इसमें बताओ, इथेनॉल, ठीक है ना, बाकी इसमें क्या हो गया, जल हो गया, है ना, हाँ, प्लस 5% पानी। अब देखो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 70-72 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है ना, इसका 100 होता है, इसका 100 डिग्री होता है, लेकिन जब ये उबलेगा क्या बनेगा, विलयन बनेगा, तो जब ये बनेगा विलयन तो ये 68 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है। बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, इसका 72 है, लेकिन जो दोनों का बना मिश्रण वो दोनों से कम नहीं है क्या, है ना, कम, इसीलिए हम उसको बोलते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी, ठीक है ना, लेकिन प्रदर्शित करता है वो विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, इसका जो एग्जांपल है इसमें HNO3 है, इसमें कौन है बताओ, इसका जो एग्जांपल है वो ये है नाइट्रिक अम्ल और जल का, ठीक है ना, 68% HNO3 और 32% कौन हो गया देखो इसके अंदर, हाँ 32% इसमें जल हो गया। अब इसका जो बनेगा विलयन वो कम शो करेगा, ठीक है ना, क्या बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी ज्यादा, इसका 100 डिग्री हो गया ना, 100 डिग्री हो गया इसका ऐसे होता है, इसका 92 के आसपास डिग्री है ना, 83, लेकिन ये 122 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक वो बढ़ गया, ठीक है ना। ये क्या, ये दिस इज ऑल अबाउट स्थिर क्वाथी, यानी कि स्थिर क्वाथी एक्चुअली होता क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में आज समझाया, ठीक है ना, विलयन का। तो विलयन का मैंने 2 पार्ट खत्म कर दिया, एक तो सांद्रता पद वाला और दूसरा आज राउल्ट का नियम और उसका फुल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अगली क्लास में फुल कॉन्सेप्ट आपका होगा, वो होगा अणुसंख्यक गुणधर्म का, किसका बताओ, अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है ना। तो आपने इसका क्वेश्चन जो है ना अवश्य प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा स्थिर क्वाथी, है ना, सब कुछ ये रहा डिटेल में, ठीक है, पेपर में दिखाई रही ना, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने आपको इतनी से फटाफट से ना देर में ही सब कुछ समझा दिया, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास, ठीक है ना। आपका चल रहा है रिवीजन, और रिवीजन में मैंने आपको पिछले एक क्लास में क्या समझाया था, जी हाँ, सांद्रता पद क्या होते हैं, मोलरता, मोललता, इस क्लास में मैंने आपको समझाया राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ठीक है ना, और स्थिर क्वाथी, आदर्श अनादर्श विलयन, ठीक है ना, और कुछ हमने इसमें न्यूमेरिकल भी देखे। अगली क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, और उसमें मैं आपको समझाऊंगा क्या, जी हाँ, उसमें मैं आपको समझाऊंगा अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है ना। क्या 4 घंटे का 6 घंटे का ना लगातार वीडियो बच्चा कोई बोर हो जाएगा पढ़ के ना, ठीक है ना। तो अगला वीडियो में फिर से लाऊंगा, ठीक है ना, वो भी 1.5 घंटे का आसपास बनेगा, ठीक है। तो थैंक यू, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद, ठीक है।